नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की। बता दें कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जहां आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को एक बड़ा बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि जहां भी कांग्रेस मजबूत है, हम वहां उन्हें समर्थन देंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर मैं कर्नाटक में आपका समर्थन करता हूं, लेकिन आप बंगाल में मेरे खिलाफ लड़ते हैं, तो यह नीति अब आगे नहीं होनी चाहिए। सीधे तौर पर विपक्षी एकजुटता को लेकर ममता बनर्जी ने बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा है कि वह अपनी अपनी 200 सीटों पर मजबूती से लड़ें और हमने जो गणना की है उसे हमें लड़ने दें, तब हम उनका समर्थन करेंगे। लेकिन उन्हें बाकी सभी राजनीतिक दलों का भी समर्थन करना होगा, और अगर वो कर्नाटक में समर्थन करते हैं तो वो पश्चिम बंगाल में और बाकी राजनीतिक दलों के हिसाब से कांग्रेस को समर्थन करना होगा। बता दें कि टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं एक बात बता सकती हूं कि जहां क्षेत्रीय पार्टी मजबूत हैं वहां बीजेपी नहीं लड़ सकती है और लोग निराश और हताश हैं। मान लीजिए कर्नाटक में वोट बीजेपी सरकार के खिलाफ एक जनादेश है, जहां सीएम ममता बनर्जी ने बताया कि इस महीने के अंत में वह दिल्ली का दौरा करेंगी और वह 27 मई को नीति आयोग की बैठक में भी शामिल होंगी, क्योंकि राज्य के मुद्दों को उठाने का और बाकी सब कोई विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली दौरे के दौरान विपक्ष की बैठक का कोई प्रस्ताव अभी नहीं है। I am not a magician and I am not at all an astrologer. I cannot say what will happen in future. But you are English and so I am speaking in English. My English is very poor. But I can tell you one thing, that please just see one thing. Wherever the regional party is strong, there BJP cannot fight. And where the peoples are very demoralized and frustrated, and for the incumbency and all these, suppose Karnataka the vote is, it is against of the verdict of BJP government, if you see the verdict. So like this, people are antagonized. Atrocious is terrible. Economy has already ruined. Democratic rights is been bulldozed. Even the wrestlers are also not spared. So at this situation, I think whoever is strong in some places, in every region, they should fight together. Means in suppose Bengal, I think we should fight Bengal. Suppose Delhi, up should fight Delhi. Bihar, they are together, so they Nitish ji, Tejaswi and Congress also, some parties there, so they will decide. I cannot decide their formula. So like this Chennai, they have the friendship, so they can fight together. So Jharkhand also, now other state also. So it is their choice, but I think that wherever the regional party is very strong, suppose you see the Bihar, the Odisha, the तो कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद महाराष्ट्र में भी हलचल तेज हो गई है, जहां महाराष्ट्र में शरद पवार के घर महाविकास आघाड़ी की बैठक की गई। बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद महाराष्ट्र में हलचल तेज हो गई। इस बीच रविवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता शरद पवार के घर महाविकास आघाड़ी की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर प्राथमिकता पर चर्चा हुई, जहां बैठक में लोकसभा को लेकर एकजुट होकर काम करने का फैसला किया गया है। तो वहीं बैठक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी चर्चा की गई, जहां एनसीपी की तरफ से अजीत पवार, जयंत पाटिल और शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से उद्धव ठाकरे, संजय राउत और कांग्रेस के नाना पटोले के साथ साथ अशोक चौहान के, जिसके साथ बाला साहब ठाकरे के थोराट के साथ ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव में अब केवल 10 महीने का समय बचा है। ऐसे में एकता में मजबूती और इस फॉर्मूले का काम करने को लेकर बैठक में चर्चा की गई, जहां बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि तीनों पार्टियां लोकसभा और विधानसभा चुनाव का एकजुट होकर लड़ेंगी। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस को कर्नाटक में मिली जीत के बाद क्या कांग्रेस महाराष्ट्र में कम सीटों पर इन बैठक में मानेगी। बैठक के बाद जयंत पाटिल ने कहा है कि कर्नाटक में नतीजे हम सबको
उत्साहित करा है, जहां हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ा है। हमारे कार्यकर्ता ज्यादा जोश के साथ जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि हार तो होती है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी की बड़ी हार हुई है उससे आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ गया है। तो वहीं जयंत पाटिल ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जनता के बीच पहुंचाएंगे। कर्नाटक ने एक संदेश दिया है, सभी अपोजिशन पार्टी को एक रास्ता दिखा है। तो कर्नाटक के लाइन पर अन्य राज्यों में स्थिति तैयार होने के लिए कुछ न कुछ मेहनत करने की आवश्यकता है। तो दो तरह की मेहनत हो सकती है। कई राज्यों में कोई सिंगल पार्टी, जैसे कर्नाटक में कांग्रेस ने किया, इस तरह की एक शक्ति दिखा सकती है बीजेपी के खिलाफ। और कई राज्यों में लाइक माइंडेड पार्टी मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पर सामने जाकर लोगों के सामने एक अल्टरनेटिव दे सकती। तो ब्रिटेन में बात मणिपुर हिंसा की कर लेते हैं, जहां मणिपुर हिंसा के बाद खौफ से लोगों ने मिजोरम में पलायन किया है, जिसको लेकर सीएम एन बीरेन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की है। तो हिंसाग्रस्त मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने 4 कैबिनेट मंत्रियों और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अदा देवी के साथ बीती रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जहां राज्य मंत्री और सरकार के प्रवक्ता समप रंजन सिंह ने ये जानकारी दी। बता दें कि ये बैठक ऐसे समय पर हुई है जब एक दिन पहले ही मणिपुर में बड़े पैमाने से हिंसा हुई थी, जिसमें 60 से ज्यादा अधिक लोगों की मौत हुई थी। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। इस दौरान समप रंजन ने कहा कि मुख्यमंत्री, उनके 4 कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के प्रदेश इकाई के प्रमुख और केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की गई है। बता दें कि हिंसक संघर्ष के बाद मणिपुर में 5,800 से अधिक लोग मिजोरम जा चुके हैं और उनके पड़ोसी राज्यों के विभिन्न राज्यों में शरण ली है। जहां अधिकारियों ने बताया है कि मिजोरम में 6 जिलों में चिनकुकी मिजुआ समुदाय के 5,000 से ज्यादा लोग शिविरों में रह रहे हैं। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि आइजोल जिले में वर्तमान में सबसे ज्यादा 2021 से विस्थापित लोग हैं और इसके बाद से कोलासीब में 1,847 लोग, तो वहीं सेतुअल में 1,790 लोगों ने विस्थापित किया है। इस दौरान मिजोरम के लोकसभा सदस्य जीराम लाल रोसंगा ने आदिवासियों के लिए अलग प्रशासन की मणिपुर आदिवासियों विधायकों की मांग का समर्थन किया, जहां दावा करते हुए उन्होंने कहा है कि आदिवासी लोग अब मणिपुर सरकार के अधीन नहीं रह सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक से पहले एनआईए एक्टिव हो गई है, जो एनआईए ने कई जगहों पर छापेमारी की गई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा और शोपियां में कई जगहों पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने टेरर फंडिंग मामले में छापेमारी की। बता दें कि ये कार्रवाई अगले हफ्ते होने वाली G20 मीटिंग के मद्देनजर की जा रही है, जिससे कि सुरक्षा में कोई चूक ना हो सके, जिसके लिए G20 मीटिंग के दौरान यहां पर बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान पहुंचेंगे, जिसको लेकर कई आतंकी संगठन इस वक्त एक्टिव बने हुए हैं। तो वहीं इसी मामले को लेकर एनआईए की तरफ से लगातार छापेमारी की जा रही है। दरअसल इन इलाकों में लगातार आतंकी संगठनों की नजर बनी रहती है और पाकिस्तानी कमांडर और हैंडलर्स यहां हमेशा ही आतंकी साजिश रचते हुए आए हैं। तो वहीं इससे पहले बीती 11 मई को एजेंसी ने बारामूला में इसी तरीके से छापेमारी की थी, जहां एनआईए ने आतंकी साजिश को लेकर अब्दुल खालिक, जावेद अहमद धोबी और शोएब अहमद को छापेमारी में गिरफ्तार भी किया था और इनके घर गिरफ्तारी की थी। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं पहलवानों के धरने की, जहां जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना 23वें दिन भी जारी रहा है। तो जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना 23वें दिन भी जारी रहा है, जहां पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पर अभी भी खाप और किसानों के नेताओं का पहुंचना जारी है। जंतर मंतर पर बीते 23 दिन से बैठे पहलवानों ने अलग अलग दलों के नेता से मुलाकात कर उनके समर्थन मांगा है, जिसमें प्रियंका गांधी, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अरविंद केजरीवाल समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने जंतर मंतर जाकर पहलवानों को समर्थन भी दिया है। इसके साथ ही सोमवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने पहलवानों से मुलाकात की, जहां जंतर मंतर पर पिछले 3 दिन से धरने पर बैठे पहलवानों ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत बीजेपी की महिला सांसदों को खुला पत्र लिखा है और महिला सांसदों से समर्थन मांगा है, जिसमें
ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई को इस पत्र में 16 मई से देश भर में जिला मुख्यालयों पर एक दिन के लिए सत्याग्रह की भी मांग की गई है। बता दें कि बीते रविवार को जंतर मंतर पर मीडिया से बात करते हुए विनेश फोगाट ने कहा कि यहाँ धरने पर बैठे हुए आज उन्हें 22 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अब तक कोई भी बीजेपी का नेता उनके पास नहीं पहुंचा है, न कोई महिला सांसद उनसे मिलने आई है। जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे, वो लोग हमारे इस दुख में अब तक भी शामिल नहीं हुए हैं। बता दें कि पहलवानों ने अपने पत्र में ये भी लिखा है कि भारत के हम महिला पहलवानों का भारत के पहलवान महासंघ के अध्यक्ष द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया है, जहां महासंघ के अपने लंबे समय तक अध्यक्ष रहने के दौरान उन्होंने कई बार पहलवानों का यौन शोषण किया। कई बार पहलवानों ने अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश की, लेकिन उनकी ताकत ने पहलवानों का भविष्य बर्बाद कर दिया है और न्याय की बात अब छोड़ दीजिए। पत्र में आगे लिखा गया है कि जब तक पानी नाक के ऊपर आ चुका था तो हमारे पास महिला पहलवानों की इज्जत के लिए लड़ने के अलावा अब और कोई रास्ता नहीं बचा है, जहां हमने अपने जीवन और खेल को एक तरफ रख दिया है और अपनी गरिमा के लिए लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं महाराज की, जहां समीर वानखेड़े की एफआईआर में कई नए खुलासे हुए हैं। बता दें कि आर्यन खान केस मामले में एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं, जहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई के जोन के पूर्व डायरेक्टरेट के सीबीआई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इसमें समीर वानखेड़े के खिलाफ अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को नहीं फंसाने के बदले में 25 करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया है। दरअसल एफआईआर की कॉपी के मुताबिक समीर वानखेड़े के इशारे पर गोसावी ने आर्यन खान मामले में 25 करोड़ रुपए की मांग की थी और इस रकम के बदले ये भरोसा दिलाया गया था कि आर्यन खान को ड्रग मामले में नहीं फंसाया जाएगा। जहां समीर वानखेड़े के डील के पैसों के मामले में गोसावी को पूरी छूट दी थी, जहां गोसावी ने 18 करोड़ में डील भी पक्की की थी। यही नहीं, गोसावी ने 50 लाख रुपए पेशगी के तौर पर भी लिए थे, जिसमें एफआईआर के अनुसार जांच में समीर वानखेड़े ने अपनी विदेशी यात्रा के बारे में सही जानकारी नहीं दी थी और उन्होंने अपनी महंगी घड़ी कपड़ों के बारे में भी सही से नहीं बताया था। इस दौरान समीर वानखेड़े के पास आय से अधिक संपत्ति के बाद में प्राथमिकता दर्ज की गई। बता दें कि विजिलेंस की जांच में पाया गया कि संदिग्धों की लिस्ट में शुरुआत में आई नोट में 27 नाम शामिल थे, लेकिन टीम ने उन्हें घटाकर 10 कर दिया था, जिसमें क्रूज पर छापेमारी के दौरान कईयों को बिना कागजी कार्रवाई के जाने दिया, जिसमें अरबाज नाम के शख्स के जूते और जीप में नशीले पदार्थ मिला, लेकिन उसे लेकर दस्तावेज नहीं बनाए गए थे। इस तरीके की जानकारी एफआईआर में निकल कर सामने आई है। बता दें कि ये मामला 12 मई को सीबीआई ने समीर वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके परिसरों पर छापेमारी की थी। इस दौरान अब एफआईआर में नए खुलासे सामने आ रहे हैं। तो देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।